तो आज जैसे कि हमने फिजियोलॉजी का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल के साइटोस्केलेटन से स्टार्ट। अब सबसे पहले जो साइटोस्केलेटन है ये क्या है, एक जो फिब्रिलर प्रोटीन्स होती हैं उसका नेटवर्क होता है, ठीक है, जो किसके फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाता है, फिलामेंट्स या ट्यूबल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनेट होता है ना एज प्रिकर्सर प्रोटीन के फॉर्म में, मतलब ये ओरिजिनेट होता है और इनको सिंथेसाइज कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। अब ये जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होते हैं ना ये पॉलीमराइज हो जाते हैं, फिर बनाते हैं हमारे फिलामेंट्स, ठीक है। अब जो लार्ज नंबर ऑफ जो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो कहाँ अकर करते हैं, हमारा जो आउटर जोन होता है ना साइटोप्लाज्म में वहाँ लाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और इनका ये क्या करते हैं, ये कि हमारी जो सेल में बना होती है उसको इलास्टिक सपोर्ट देते हैं। अगर हम मसल सेल में देखा जाए तो उधर हमारे एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये वो क्या कराते हैं, हमारी जो होती है मसल की कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं। अब सबसे पहले है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये हमारे रोप लाइक फिलामेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे मतलब के वर्क टुगेदर करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स के साथ, और ये प्रोवाइड क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट देते हैं किसको, ट्यूबुलन स्ट्रक्चर के साथ। इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। इनको इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो एवरेज डायमीटर है ना वो किसके दरमियान होता है, मतलब कि जो नैरोअर एक्टिन फिलामेंट्स हैं और जो वाइडर मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं जो कि मसल सेल्स में पाए जाते हैं, उन दोनों के दरमियान का ये इनका एवरेज डायमीटर बनता है। अब इनका जो फंक्शन क्या है, एक तो मैकेनिकली, मतलब कि ये मैकेनिकली हैं और ये लेस डायनामिक हैं एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स के साथ, मतलब कि जो हमारे हैं ये मेनली मैकेनिकल हैं और लेस डायनामिक हैं देन एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूबुल्स। अब कहते हैं जो आल सेल्स हैं ना उनमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन सब यूनिट हैं और ये डिपेंड क्या करते हैं सेल के टाइप में, ठीक है। अब जो हमारे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये वेरियस सेल में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे जिसमें डेस्मिन फिलामेंट जो होते हैं वो मसल सेल में आ गए, और न्यूरोफिलामेंट्स जो होते हैं न्यूरॉन्स में आ जाते हैं, और केराटिन्स जो होती हैं वो स्मिथलियर सेल्स में आ जाती हैं। अब इसकी एक मतलब कि स्पेशल टाइप होती है स्टिफ फिलामेंट की, जो हमारे ट्यूबुलर मॉलिक्यूल में की बनी होती है, जो क्या कंस्ट्रक्ट करती है, हमारी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बनाती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूबुल। अब इसका जो एग्जांपल है माइक्रोट्यूबुल, ये एक ट्यूबुलर स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मतलब कि सेंटर होता है सीलियम, मतलब उनके सेंटर में एक सीलियम होता है जो रेडिएट होता है अपवर्ड, मतलब कि सेल से अपवर्ड वो निकलता है, ठीक है, और कहाँ तक जाता है, टिप ऑफ द सीलियम तक। अब इसकी जो इसमें जो होती है ना जो सेंट्रियोल्स होंगे, बोथ सेंट्रियोल्स, वो जो हमारे जो माइटोटिक स्पिंडल्स होती हैं वो मतलब माइटोसिस में जाके फिर वो किस में बन जाते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं, स्टिफ माइक्रोट्यूबुल के बने होते हैं। अब मेजर जो फंक्शन होता है माइक्रोट्यूबुल्स का, ये हमारा एज अ साइटोस्केलेटन तो काम करते हैं, ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जो हमारी जो मतलब कि जो पार्ट्स होते हैं सेल के सर्टेन पार्ट्स उन्हें रिजिड फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब जो साइटोस्केलेटन है ये सिर्फ हमारी जो सेल की शेप डिटरमाइन नहीं करता, बल्कि हमारी जो सेल डिवीजन है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है और हमारे सेल्स को मूव करवाता है, ठीक है, और ये एक ट्रैक लाइक सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करता है, मतलब कि मूवमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल्स करवाता है, मतलब कि जो भी हमारी स्ट्रक्चर्स मतलब कि प्रेजेंट होते हैं उनकी ये मूवमेंट कराता है सेल्स में। अब जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं ये एक कन्वेयर बेल्ट्स के तौर काम करते हैं, किसके लिए, मतलब कि ये एक इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट करते हैं किसकी, वेसिकल्स की, ग्रेन्यूल्स की और ऑर्गेनेल्स की, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एफएससी में पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, ठीक है, जो क्या करता है कि हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो सेंड करता है सेल को, ओके, किसके लिए, ग्रो करने के लिए, उनको मैच्योर करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए या मरने के लिए, ठीक है। अब न्यूक्लियस होता है उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए मतलब कि कंटेन करता है। अब जो डीएनए होता है वो जीन्स पे कंप्राइज हुआ पड़ता है। अब जीन क्या करता है कि हमारी जो सेल्स की जो प्रोटीन होती है, सेल प्रोटीन को उनको क्या करता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गई, इंट्रासेल्युलर एंजाइम की जो हमने पीछे पढ़ा था वही सारी। अब जीन्स क्या क्या कंट्रोल करते हैं, सबसे पहले ये कंट्रोल और हमारी जो सेल की रिप्रोडक्शन है उनको प्रमोट करता है। अच्छा, जो जीन्स होते हैं ना वो पहले रिप्रोड्यूस होते हैं तो फिर 2 आइडेंटिकल सेट बनते हैं जीन्स के,
ठीक है। तो वो फिर स्प्लिट हो जाते हैं एक प्रोसेस के जरिए, हमें माइटोसिस कहते हैं। तो उसमें 2 डाटा सेल बनते हैं। ये सेम बात के माइटोसिस मियोसिस जो हम एफएससी में पढ़ते आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें इधर आ गई हैं। इनकी फेस के बारे में, इंटरफेस, मेटाफेज, वो सारी क्रोमेटिन बनेगा, स्टैंडिंग क्रोमेटिन मटेरियल होगा, वही सारी बातें हैं कि क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन नेटवर्क, वो सारी बातें इधर आ जाती हैं। अब ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इन्वेलप करते हैं, ठीक है। ये क्या है, मतलब कि एक 2 सेपरेट बाइलेयर बनती होती है, ठीक है, बनी होती है। अब इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके साथ मतलब कि कंटिन्यूस होती है, और इनके दरमियान जो स्पेस होता है, ठीक है, वो इनसाइड रेटिकुलम में होता है। अब न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो पेनिट्रेट हो जाती है, मतलब कि इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं 1000, ठीक है। और मतलब कि लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रोटीन होते हैं ना, वो इसकी एज पे अटैच होते थे, इनके न्यूक्लियर पोर की एज पे, ठीक है। अब ये जो पोर है वो कितने मतलब के होता है कि उसका डायमीटर होता है 9 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसकी जो मतलब कि ये कितनी साइज़ को अलो करता है कि जिनका मॉलिक्यूलर 44,000 वाले जिनका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो पार्टिकल्स इधर से आसानी से पास कर जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, किसके ज़रिए, न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए। अब न्यूक्लियोलाई और फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। अब न्यूक्लियोलाई जो होता है मोस्ट सेल का, उसमें एक या एक से ज़्यादा मतलब हाईली स्टैंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है वो, और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इधर आते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये किसकी एक्युमुलेशन करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ दी, इधर लार्ज अमाउंट ऑफ द आरएनए और प्रोटीन मतलब कि इधर फाउंड हो जाते हैं राइबोसोम से। अब न्यूक्लियस क्या होता है, जब वो न्यूक्लियस इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, और हमारी जो सेल होता है वो एक्टिवली सिंथेसाइज करता है प्रोटीन के साथ। अब इसकी जो न्यूक्लियोलाई की जो फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस में बिगिन होती है, ठीक है। फर्स्ट जो होता है पहले क्या होता है कि स्पेसिफिक डीएनए होगा, जीन, वो क्या करेगा, आरएनए को कहेगा कि वो सिंथेसाइज हो जाए। जैसे आरएनए जो होगा वो स्टोर हो जाएगा न्यूक्लियर में, फिर क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है न्यूक्लियर पोर्ट्स के जरिए साइटोप्लाज्म में, वहाँ ये कंजक्शन मतलब कि स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ ये असेंबल हो जाता है, तो जिसकी वजह से इसकी मतलब कि साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल, मतलब कि फंक्शनल सिस्टम क्या है सेल के। सबसे पहले एंडोसाइटोसिस, इंजेक्शन बाय सेल। अब एंडोसाइटोसिस क्या होती है कि जब हमारी कोई भी मतलब कि कोई भी चीज़ या कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर दाखिल हो तो उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। इधर अब बताया हुआ है कि डिफ्यूजन, इधर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें वो हमारी जो हैं ये सारी हम नेक्स्ट इनका एक चैप्टर है तो उनमें हम पढ़ लेंगे, ठीक है, चौथे चैप्टर में इंशाल्लाह। और इसके अलावा फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस जो होती है उसमें हमारे जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो हमारे मतलब कि मेम्ब्रेन के ज़रिए मतलब कि इंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो इसकी जो फॉर्म्स होती हैं, एक पेनोसाइटोसिस होती है, एक फेगोसाइटोसिस होती है। अब जो पेनोसाइटोसिस होती है उसमें मतलब कि माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इंजेक्शन हो जाते हैं, और हमारे जो फेगोसाइटोसिस होते हैं उसमें लार्ज पार्टिकल हम इनगल्फ हो जाते हैं, मतलब कि लार्ज पार्टिकल होंगे, जो हमारे जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो इनगल्फ हो जाते हैं इधर, मतलब कि उनको मतलब कि इनगल्फिंग हो जाती है लार्ज पार्टिकल्स के साथ, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अब इधर उनको डिस्क्राइब किया है कि जो पिनोसाइटोसिस है वो मतलब कि सेल की मेम्ब्रेन में जाती है, ठीक है, वो जो रैपिड होती है, ठीक है। अब ये कहाँ होती है, जैसे माइक्रोफेजेस होते हैं तो उसमें 3% जो टोटल माइक्रोफेज में मेम्ब्रेन होती है वो इनगल्फ हो जाती है वेजिकल की फॉर्म में। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, वही सारी चीज़ें जो होंगी, हमारे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे वो हमारे मतलब कि उनकी ये फॉर्म होती है, ठीक है। पिनोसाइटिस में जो हमारी इंजेक्शन होती है माइन्यूट पार्टिकल के साथ, और वो जो माइन्यूट पार्टिकल जो भी हो गए वो हमारी मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उनकी इनगल्फिंग होती है। अब जो फेगोसाइटोसिस है वो हमारी सेम वे है जैसे कि पिनोसाइटोसिस में, कि इसमें जो हमारे जो होते हैं लार्ज पार्टिकल्स की मतलब के इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि उनमें मतलब कि माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मतलब कि हो रही थी, हमारी इंजेक्शन हो रही थी, इधर हमारे लार्ज पार्टिकल्स होती है उनकी इनगल्फिंग होती है, जैसे कि हमारे टिश्यू के मैक्रोफेज हो गए और कुछ वाइट ब्लड सेल्स हो गए। ये मतलब कि ये सारे मतलब कि जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे उनकी इनगल्फिंग होती है किसके ज़रिए, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए। अब ये फेगोसाइटोसिस का एक स्टेप्स हैं, देखिए सबसे पहले क्या होगी कि जो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर होंगे ना, वो जो हमारी जो लिगेंड्स होंगे उसकी सरफेस पे अटैच हो जाएंगे। अब फिर क्या होगा कि जो हमारी जो मेम्ब्रेन की जो एजेस होंगे ना वो क्या करेंगे, वो हमारी इवेजिनेट हो जाएंगे आउटवर्ड की तरफ से, ठीक है। ये फिर वो क्या होगा कि हमारा एक फेगोसाइटिक वेजिकल बनेगा जिप लाइक मैनर में। अब इधर क्या होगा कि एक्टिन और जो अदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होंगे, ठीक है, वो फेगोसाइटिक जो वेजिकल बना था उनके अराउंड सराउंड करेंगे, उन्हें मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसकी आउटर एज को, और वेजिकल को पुश करेंगे अंदर की तरफ से।
फिर क्या होगा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होंगी ना वो क्या करेंगे, हमारी जो वेजिकल का जो स्टेम होगा उसे पिंच कर जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो वेजिकल होता है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाएगा। तो हमारा जो वेजिकल होगा वो सेल से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो हमारे जो पाइनोसाइटिस वेजिकल्स होते हैं वो इसी तरह से हम बन जाते हैं। ये इसके प्रोसेस है कि फेगोसाइटोसिस के जो स्टेप्स हैं ये उनके 4 स्टेजेस हैं कि इसके इस स्टेप्स में मतलब कि फेगोसाइटोसिस होती है। अब लाइसोसोम्स डाइजेस्ट करते हैं पेनोसाइटिक और फेगोसाइटिक सब्सटेंसेस को। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लाइसोसोम्स हैं उसमें हमारे जो हाइड्रोलाइसिस वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब कि सारी डाइजेशन वाला काम करते हैं कि जो भी ये जो हमारे जो पेनोसाइटिस से मतलब कि जो छोटे माइन्यूट पार्ट्स हैं उन्हें लाइसोसोम के में जो एंजाइम्स होंगे उनकी मदद से ये उन्हें डाइजेस्ट कर देंगे। और फेगोसाइटिक जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स होंगे उन्हें भी मतलब कि वो अपने एंजाइम्स के ज़रिए ये उनको इनगल्फ कर देते हैं। अब इधर है कि जो हमारे जो लाइसोसोम होते हैं उसमें हमारे बैक्टीरियल एजेंट्स वो कंटेन करते हैं, ठीक है। अब जो होंगे वो क्या करेंगे, जो मतलब जो फेगोसाइटिसाइज जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें किल कर देंगे, ठीक है। अब इसमें होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है कि जो हमारे जो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसे डिजोल्व कर देता है। अब लाइजोफेरिन क्या करता है, वो जो आयरन के साथ बाइंड करके और जो दूसरे सब्सटेंस होंगे उनको क्या करेगा, वो क्या करेंगे, क्या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ को प्रमोट कर देंगे। अब तीसरा ये क्या होगा कि जो हमारी जो एसिड होता है वो pH मतलब 5.0 पे वो क्या करेगा कि हाइड्रोलाइसिस को मतलब कि एक्टिवेट करेगा और हमारे जो बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको इनएक्टिवेट कर देगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑटोफेगी और रिसाइकलिंग ऑफ दी सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा लाइसोसोम होता है वो हमारा किस प्रोसेस में काम आता है, ऑटोफेगी में, जिसकी मतलब कि जिसका मीनिंग है टू ईट ऑन सेल। मतलब कि ऑटोफेगी क्या है, एक हाउस कीपिंग मतलब कि प्रोसेस है जिसमें हमारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं और जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो एग्रीगेट मतलब कि एग्रीगेट होकर वो डिस्कार्डेड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारी जो होंगे वोर्न आउट ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हमारे जो होते हैं लाइसोसोम्स के ज़रिए वो उनकी ऑटोफेगी होती है कि हमारा जो सेल होता है वो खुद ब खुद उसे ईट अप कर देता है, ठीक है। मतलब कि जो कि अनवांटेड चीज़ें होती हैं, तो जैसे मैंने पढ़ाया था कि जो लाइसोसोम होता है वो अपने अपने मतलब कि वोर्न आउट सेल जो होते हैं उनको किल कर देता है, उन्हें ईट अप कर देता है। मतलब उसी जो ईट अप वाला जो प्रोसेस था उसको हम कहते हैं ऑटोफेगी, ठीक है। वो सारी बात है कि वो ऑटोफेगी जो होता है वो उसमें किसका रोल है, लाइसोसोम का, जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर की सिंथेसिस होती है किसके जरिए, बाय से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एप्सिस में। सबसे पहले हम इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन पढ़ेंगे। जैसे कि दो हमने मेनली पढ़े थे कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था, ठीक है। और हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो क्या कर रहा था, हमारी लिपिड की सिंथेसिस कर रहा था, उसकी सिंथेसिस कर रहा था। इसके अलावा हम कुछ अदर फंक्शन भी पढ़ेंगे इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। रिपीड और प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा जो इसके मतलब कि अदर फंक्शन है उसमें सबसे पहले है कि ये एक एंजाइम को क्या प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक एंजाइम्स प्रोवाइड करता है जो क्या करता है कि जो मतलब कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को कंट्रोल करता है, तो बाद में ताकि वो ग्लाइकोजन यूज़ हो सके एनर्जी के लिए, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ मतलब कि वास्ट नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रोवाइड करता है जो कि क्या करते हैं, मतलब कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, मतलब कि जैसे कि ड्रग्स होंगे उनको डैमेज कर देंगे, ताकि मतलब कि डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, जैसे कि कोगुलेशन, ऑक्सीडेशन, कंजुगेशन करते हैं किसके साथ, ग्लाइकोरोनिक एसिड के साथ। अब एक गोल्गी एपेटाइटिस के फंक्शन, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, वही सारी चीज़ें हमने पढ़े थे कि वो पढ़ता है। और अब ये क्या करता है कि ये हमारे जो लार्ज सैकराइड पॉलीमर्स होते हैं उनकी मतलब के फार्मेशन करता है, जिससे और स्मॉलर अमाउंट में प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसके एग्जांपल्स हैं हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ट्रैक्ट सल्फेट। अब हाइलुरोनिक एसिड और जो कॉन्ट्रैक्ट सल्फेट होते हैं वो जो बॉडी में बनते हैं तो उनके फंक्शन क्या हैं कि एक प्रोटीओग्लाइकन के ये मेजर कंपोनेंट होते हैं जो कि कहाँ सीक्रेट होते हैं, म्यूकस और ग्लैंडुलर सीक्रेशन में। अब ये और ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं उसका ये मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं कि ये नॉन फाइब्रस कंपोनेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। और ये मतलब कि फिलर्स के टर्म काम करते हैं किसके दरमियान, कोलेजन फाइबर्स के और सेल्स के दरमियान। और इसके अलावा ये हमारे जो मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट है कहाँ, मतलब कि ये कार्टिलेज और बोन में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो सेल की एक्टिविटी में भी रोल करते हैं, जैसे कि माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन में। ये सारे इसके मतलब कि इन चीज़ों को बनाता है जो कि ये जो हमारे जो हाइलुरोनिक और कॉन्ट्रैक्ट सल्फेट वो बाद में इन फंक्शन के लिए काम आते हैं। अब है माइटोकॉन्ड्रिया ताकि के एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। अब जो प्रिंसिपल सब्सटेंस होते हैं जो कि मतलब कि सेल जो होते हैं
एक्सट्रैक्ट एनर्जी करते हैं वो फोर्स से करते हैं, वो केमिकली किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हमारे ऑक्सीजन के साथ, कार्बन हाइड्रेट के साथ, फैट और प्रोटीन के साथ। अब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें जो एंसेंशियली जो होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए, ठीक है। और हमारा जो लीवर होता है वो उसमें मतलब कि अदर सेल्स में मतलब कि रीच हो जाते हैं। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे जो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड्स में, और जो फैट होते हैं वो हमारे फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ये सारी मतलब बताई हुई है कि ये न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो उसमें मतलब कि जैसे अब न्यूट्रिएंट्स में ऑक्सीजन मतलब कि सारी चीज़ें आ गई। अब प्रोटीन जो बनती है वो अमीनो एसिड से बनती है, और हमारे जो हमारे फैट्स होते हैं फैटी एसिड से बनते हैं। वही सारी चीज़ें बने कोई एक्सट्रैक्ट होगी तो फिर जो अगर जो एनर्जी होगी वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाएगा, फिर ब्रेक डाउन होगी ये सारे, फिर वो जो ब्रेक डाउन होगी इनकी ग्लाइकोजन की ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में फिर वो जो है हमारी जो एनर्जी होगी वो रिलीज़ होगी, जो कि डिफरेंट जो हमारी जो बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उसमें वो यूज़ होती है। अब कहता है कि जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड होते हैं, ठीक है। और जो हमारी जो होती है जो एनर्जी होती है रिलीज़ होती है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अब जो एटीपी है ना ये एक मतलब कि जो है प्रिकर्सर एनर्जी है, ये एक ना मतलब कि ओरिजिनल फूड नहीं है। ये कि क्या करता है कि एक थ्रू द सेल ये एनर्जाइज करता है कि जिसकी वजह से जो हमारे इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं तो उसमें ये हमारी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। अब सबसे पहले कि एटीपी जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले कि नाइट्रोजनस बेस होता है एडिनाइन, ठीक है। उसके अलावा पेंटोज शुगर होती है, राइबोज, और 3 फास्फेट रेडिकल होते हैं, ठीक है। अब इसके जो 2 फास्फेट रेडिकल होते हैं वो हमारे मतलब कि हायर एनर्जी फास्फेट बॉन्ड के साथ मतलब कि वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये इसमें मतलब कि इसमें हाई एनर्जी बॉन्ड होता है जिसकी मतलब कि एनर्जी कितनी होती है 12,000 कैलोरीज होती है पर एनर्जी पर मोल ऑफ एटीपी, मतलब कि पर मोल ऑफ एटीपी में हमारी 12,000 कैलोरीज एनर्जी होती है, ठीक है। ये सारा बताएगा। अब कहता है कि जो हम जब एटीपी रिलीज़ होगी तो ये फास्फोरिक रेडिकल होता है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, जो कि फिर हमारा एडीपी में कन्वर्ट होता है। मतलब कि एटीपी जो होगी उसकी ब्रेक डाउन होगी तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक केमिकल प्रोसेस होते हैं जो कि फार्मेशन मतलब कि जो कि इन्वॉल्व होते हैं फार्मेशन ऑफ एटीपी में। सबसे पहले कि जब हमारा जो ग्लूकोज होता है वो हमारे एंजाइम्स के ज़रिए हमारा वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये एक पूरी चेन होती है, ठीक है। अब जो स्मॉल अमाउंट होता है वो एटीपी जो होता है वो चेंज हो जाता है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और इसमें मतलब लेस देन 5% जो होती है एनर्जी वो होती है वो मेटाबॉलिज्म में होती है। अब जो 95% होती है वो सेल जो होता है वो एटीपी फार्मेशन करता है, जिसकी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी फार्मेशन होती है। अब जो पायरुविक एसिड होता है वो किस किस से ड्राइव होता है, कार्बोहाइड्रेट से साथ, फैटी एसिड्स के साथ, अमीनो एसिड के साथ, ठीक है। अब ये ऐसे हम बताया हुआ कि ये जो होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके मैट्रिक्स में बनता है, ठीक है। अब ये जो हमारा सब्सटेंस होगा ये इसमें सीरीज ऑफ द एंजाइम्स होंगे, तो फिर वो इधर फिर केमिकल रिएक्शन होगी तो फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में ये क्रेब साइकिल बनेगी तो फिर ये एनर्जी बन जाएगी। मतलब कि सारा ये प्रोसेस बताया हुआ है कि एटीपी किस किस मतलब प्रोसेस में बनती है, ग्लाइकोलाइसिस में बनती है, उसके अलावा क्रेब साइकिल जो होती है उसमें ये एटीपी की फार्मेशन होती है। ये सारे बताए हुए हैं कि अब ये जो हमारा जो आ गया कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे कैसे है, ठीक है। ये हम एफएससी में पढ़ के हैं, इसकी पूरी चेन्स होती हैं, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, ये बनता है वो बनता है। अब क्रेब साइकिल जो होती है ये भी हम मतलब कि एफएससी में पढ़ के आए, तो वो ये इधर इंक्लूड नहीं है, तो बस हम उतना नहीं पढ़ेंगे। ये बस इतना काफ़ी है कि हमारी जो फार्मेशन ऑफ एटीपी में जो प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व होती है और क्रेब साइकिल इन्वॉल्व होती है। बस यही याद रखें, यही बहुत है हमारे लिए। अब है कि यूजेस ऑफ एटीपी, मतलब कि एटीपी की यूजेस मतलब कि यूज़ क्या है सेलुलर के फंक्शन में। सबसे पहले जो हमारी एनर्जी होती है ना वो एटीपी वो किस किस को प्रमोट करती है, वो 3 मेन सब्सटेंस है। जैसे कि सबसे पहले ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस की करती है, कि मतलब कि मल्टीपल जो सब्सटेंस होते हैं उसकी ट्रांसपोर्ट करती है सेल मेम्ब्रेन के जरिए। और इसके अलावा जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस करती है, थ्रू आउट द सेल करती है। और जैसे भी कोई मैकेनिकल वर्क हो गया उसके लिए ये मतलब कि इसकी ये यूज़ होती है। और एटीपी जो होती है वो क्या करती है कि ये मतलब कि जो होती है एटीपी जो एनर्जी होती है वो सप्लाई करती है किसके लिए, मतलब कि सोडियम की ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि सेल मेम्ब्रेन में होती है। और इसके अलावा ये क्या प्रमोट करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रोवाइड करती है, जो कि राइबोसोम्स में होती है। और इसके अलावा जो एनर्जी होती है वो सप्लाई करती है, जो हमारी एटीपी जो होती है वो एनर्जी सप्लाई करती है कि जब मसल कंट्रैक्शन होगी तो ये एटीपी जो होती है वो मतलब कि रिकॉर्ड होती है। ये सारी चीज़ें मतलब कि ये सारे बताए हुए हैं कि कौन कौन से प्रोसेस में ये सारी एटीपी लग रही है। इसके अलावा जो आगे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे मतलब कि कोर्स में इंक्लूड नहीं है। लोकोमोशन ऑफ सेल ये सारे मतलब कि हमारे
कोर्स में इंक्लूड नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी मतलब कि किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट से कोई भी मतलब कि डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब आंसर जल्दी से जल्दी दे सकूँगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।